मैं जब सेलेक्ट हुआ था तो फिर मैं घर आया, पापा को बोला कि मेरा मतलब यही मुझे करना है। तो पापा बोले कि देख लो, पढ़ाई मेन होती है, बाद में ये सब करते रहना। मैंने बोला नहीं, करना तो यही है, जिद बना लिया था। फिर उसके बाद अगले साल वो आया SSC GD, वो मेरा क्रैक हो गया, मतलब उसके अगले साल वाला मेरा क्रैक हो गया। लेकिन उसमें रनिंग में मैं नहीं गया, क्योंकि फिर पापा को मैंने बताया, पापा बोले कि अब तुम GD निकल गया है, थोड़ी और प्रिपरेशन करो अच्छी चीज़ की, क्योंकि GD रैंक मतलब काफ़ी अच्छा होता है, वो शोल्डर मतलब रैंक पे होता है। मॉडलिंग, गवर्नमेंट नहीं, तो अभी मॉडलिंग वगैरह का तो मेरा ये है कि वो एक प्रोफेशन था, कुछ टाइम तक के लिए एक जिद बनी थी कि नहीं करना है। बट अब अगर मैं बताऊं तो मैं किसी को सलाह भी नहीं दूंगा उन सब चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें कोई फंस जाता है। एक बार अगर फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। Hi everyone, this is आरव गुप्ता and I'm very excited to announce that आज हमारे साथ है अतुल, जो कि MBA परस्यू कर रहे हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। अतुल की एक डिफरेंट स्टोरी है। अतुल ने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी है गलगोटिया से, तो आज सारी उसकी जर्नी डॉक्यूमेंट यहाँ करते हैं। कैसा लग रहा है अतुल पॉडकास्ट में आकर? बहुत अच्छा, और काफ़ी मतलब मैं सोच रहा था, आपसे बहुत दिनों से बात भी हो रही थी कि हम जल्द इसके लिए समय निकालें और हम आए, तो आज मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। जैसा कि मेरे बारे में मैं पहले बता दूं आपको, मेरा नाम अतुल मिश्रा है, मैं देवरिया गोरखपुर से बिलोंग करता हूं, और मेरी पढ़ाई जो है B.Ed BSc प्लस B.Ed हुई है। BSc मेरा हुआ है अवध यूनिवर्सिटी जो कि अयोध्या में है, और जो मेरा B.Ed है वो DDU यूनिवर्सिटी से हुआ है। इसके बाद मैं वहाँ से फिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी MBA परस्यू करने के लिए आया था, और अभी फिलहाल MBA ही मेरा। अतुल थोड़ा सा वो वाला सेगमेंट कि आपने क्या अचीव करा है रिसेंटली, दैट रिसर्च पेपर वाला। कि मैंने नमस्कार फाउंडेशन से इंटर्नशिप किया था एज एन प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। उन लोगों ने एक स्पेस अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे अपने यहाँ नोएडा में और पूरे अपने पूर्वांचल में करने का प्लान किया था। तो उसमें वो लोग एक इसरो के साइंटिस्ट जो कि एक अभिषेक सिंह जी हैं, उनको उन्होंने अप्रोच किया था कि वो आएँ और अपनी गाइडेंस और मेंटोरशिप जो है बच्चों को दें, यहाँ के जितने कॉलेजेस हैं। तो हम लोग पहले उस NGO के थ्रू सारे कॉलेजेस में जाते थे और अप्रोच करते थे कि वो लोग वहाँ एक इवेंट कंडक्ट कराएं अपने वहाँ, और बच्चों को इसरो के बारे में कुछ बताएं। तो उसमें कैसे इंटर्नशिप मिलती है, कैसे जॉब मिलता है, वो साइंटिस्ट आके और उनको बताते थे। तो इस गाइडेंस से रिलेटेड, इसी गाइडेंस को मतलब दिलाते वक्त ही मुझे AITC के बारे में पता चला था, जो कि इसरो के द्वारा कराने वाला ये एक कॉन्फ्रेंस है, ऑल इंडिया टेक्निकल कॉन्फ्रेंस, जिसमें मुझे इनरोल होने का मौका मिला था। मैंने इसमें रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन के बाद इसमें एक रिव्यू पेपर लिखना था, मतलब रिसर्च पेपर एंड रिव्यू पेपर। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे, लाइक टोटल 21 टॉपिक्स, जिसमें हमें किसी एक टॉपिक पे रिसर्च पेपर लिखना था। फिर मैंने एक ये जो मेरी टॉपिक है वो है अंतरिक्ष अनुसंधान के वैचारिक पृष्ठभूमि जो है मेरा टॉपिक था। उससे रिलेटेड जो है हम अपना रिसर्च पेपर लिखे। रिसर्च पेपर में पहली बार में तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि इसका 2 बार लिस्ट आया था। पहली लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। फिर मुझे काफ़ी निराशा हुई कि ऐसा क्या हो गया, मतलब क्यों नहीं हुआ। और वैसे भी रिसर्च पेपर काफ़ी बड़ा चीज़ है, मैं तो सोचा भी नहीं था कि कोई रिसर्च पेपर ऐसे मतलब मैं लिख पाऊंगा, या फिर क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी कभी रिसर्च पेपर से रिलेटेड रहा नहीं है, और काफ़ी मैं पढ़ने में भी कुछ खास मतलब मैं ऐसे मतलब बता दूं कि मतलब एकेडमिक्स उतना स्ट्रांग नहीं है, बट ओवर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज और सीकिंग टू लर्न वाली एबिलिटीज हैं। हाँ, तो वो मेरे अंदर थी कि मैं कुछ सीख सकता हूँ, और लेकिन मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है कि मैं बहुत मतलब लाइक मेरा एकेडमिक भी बहुत ज़्यादा वो नहीं रहा है कि मैं बहुत टॉपर रहा हूँ कॉलेज में या फिर ऐसे। तो फिर मैंने रिव्यू पेपर एक बार चेक किया कि उससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक है। मैंने बहुत सारे साइट्स पे विजिट किया। फिर उसके बाद उसमें मैं कुछ तो ChatGPT का भी मैंने हेल्प लिया था। उसके बाद फिर मैंने वो सबमिट किया। सबमिट करने के बाद उनका मतलब उनका फिर फीडबैक कुछ नहीं आया था कि आपका कैसे सिलेक्शन हुआ, क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं आया। मतलब कुछ आया नहीं, सीधे लिस्ट आया, 20 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, 45 बच्चे, उसमें मेरा नाम नहीं था। फिर उसके बाद मैंने उनको मेल किया कि सर मैं ऑल इंडिया टेक्निकल कॉन्फ्रेंस आना चाहता हूँ, मुझे कैसे भी मौका दीजिए, चाहे रिसर्च पेपर मेरा सेलेक्ट हो ना हो, बट फिर भी मुझे मौका दिया जाए, क्योंकि मैं वहाँ आना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे मेल किया, उधर से एक रिप्लाई आया था कि आप जो है अपना आपने रेफरेंस और कंक्लूजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके रिसर्च पेपर में, वो आपने मतलब उसमें नहीं लिखा है। तो फिर मैंने उसको सही किया, फिर भेजा, और सेकंड वाली लिस्ट में मेरा नाम। बहुत बढ़िया। क्या क्या चेंजेस थे उसमें? तो उसमें रेफरेंस जहाँ से मैंने उठाया था, जैसे वो टॉपिक या फिर जहाँ पे जिस पेज से मैंने रिसर्च किया था, मैंने वो नहीं डाला था। जैसे कि रेफरेंस इज लाइक दैट कि आप जहाँ से भी आपने रिसर्च पेपर वो उठाया है, वो टॉपिक उठाया है, उसको आप उसमें डिनोट करिए कि आपने यहाँ से ये टॉपिक उठाया है और उसको उसमें। बहुत बढ़िया। तो कैसा लगा जब वो सिलेक्ट हो गए आप उसमें? अच्छा था, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा था कि काफ़ी बूम करेगा और
इतना ज़्यादा मतलब मेरे को मतलब प्रमोशनल मतलब एक होता है ना किसी का पीआर मैनेज हो जाए, तो उस टाइप का मतलब था कि काफ़ी लोग मुझे फ़ोन भी करने लगे कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। फिर मुझे ये भी लगा कि ये क्या मतलब बहुत इसके बारे में बहुत जानकारी भी नहीं थी, बट मुझे बाद में पता चला कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है मेरे लिए और अच्छा था। तो कैसे एक्सेल करना चाह रहे हो अब इस अपॉर्चुनिटी को लेकर आगे? इसके लिए हमें अभी 4 से 7 के बीच में मतलब इन बिटवीन 4 to 7 ऑफ फेब हमें वहाँ बुलाया गया है फॉर प्रेजेंटेशन। जो भी हमने वो रिसर्च किया है उसी का हमें वहाँ जाके प्रेजेंटेशन देना है, जिसका पीपीटी सबमिशन यही 15 को था। मैंने वो कर दिया है, कल ही मैं वही कर रहा था और उसके बाद वहाँ पे हमें जाके वो प्रेजेंट करना है। अगर वो प्रेजेंटेशन हमारा अच्छा होता है तो वहाँ पे कुछ रिवॉर्ड वगैरह भी हैं जो उनकी तरफ से हमें ठीक है, तो उस पे आते हैं कि आपने मतलब मेरे को कॉल पे बताया था कि आप बहुत ही अलग अलग डोमेन्स में थे, आपने ड्रॉप करी चीज़ें और आपने पॉडकास्ट वगैरह, तो क्या था बेसिकली डिटेल में थोड़ा सा बताओ। ठीक है, तो मैं जैसे कि मैंने अभी वो बताया अपना एकेडमिक, लेकिन अभी मैं बताता हूँ। मैंने बीटेक ड्रॉप आउट किया था। मेरे 12th के बाद मुझे समझ नहीं आया था कि मैं कौन सा डोमेन चुनूँ, कि किस में जाऊँ, बीएससी करूँ या बीएड करूँ, बीटेक करूँ। मैं बीएड तो मतलब बैचलर्स के बाद ही होता है, मतलब बीटेक करूँ या क्या करूँ। बट उसके बाद फिर पापा बोले कि बीटेक कर लो और उसके बाद जो करना होगा तुम कर मतलब ट्राई करने का। मैंने बोला ठीक है, बीटेक में मैंने इनरोल कर लिया। बट फर्स्ट सेमेस्टर में ही मेरा 2 बैक आ गया, तो उसके और दोनों बैक मेरा फिजिक्स में था और एक मैथ में था, और मेरा दोनों बहुत वीक है, मतलब इतना वीक नहीं है, बट वो जो मैथ सेकंड पढ़ता है जिसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है, आप जानते होंगे, बीटेक के हो आप। और दूसरा फिजिक्स जो डिफरेंशिएशन है वो सेम फिजिक्स सेकंड में आता था हमारे उसमें। तो वो दोनों मेरे से होने से रहा, तो मैंने कहा कि फिर मतलब एक तो ये दोनों बैक आ गया और ये लेके मैं ढूंढूंगा नहीं। फिर मैंने घर पे पापा को बताया, पापा क्या फिर करोगे क्या। उसी टाइम पे हमारे वहाँ गोरखपुर में ही एक मिस्टर सेंट्रल स्टार ऑफ यूपी लाइक एक इवेंट हो रहा था, तो उसमें हमारे कॉलेज में ऑडिशन हुआ था, मेरे कॉलेज में और ओवरऑल उस गोरखपुर में वहाँ पे हुआ था, और ये पूरे स्टेट में हुआ था। बट वहाँ से मुझे मतलब 3 लड़कों को लेके गया मतलब गोरखपुर क्या से। था वो? मिस्टर सेंट्रल स्टार ऑफ यूपी इज लाइक दैट पेजेंट शो था वो। पेजेंट शो आप जानते होंगे, फैशन मॉडलिंग में, फैशन मॉडलिंग शो, ठीक, मॉडलिंग शो में। तो उस टाइम पे पेजेंट शोज होते हैं, अभी भी होते हैं, लखनऊ में बहुत सारे होते हैं। तो उसमें मुझे वहाँ से मतलब पहली बार में मतलब ऑडिशन हुआ, उसके बाद मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। मैं उसके बाद फिर जो उसका फाइनल था, मैं लखनऊ गया, फाइनल दिया। फाइनल देने के बाद मैं वहाँ पे सेकंड रनर अप था। तो सेकंड रनर अप बनने के बाद मैं घर पे आया और एक अंदर से वो हो गया कि तुम्हें जो है मतलब मुझे अंदर से ये हो गया कि मैं मतलब अब इसी में कुछ आगे कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे ही मतलब थोड़ा सा मतलब एक स्टेप मैंने लिया था और वो काफ़ी बूम पे गया था कि मैं तुरंत वहाँ पे सेकंड रनर भी बन गया था। काफ़ी बच्चे आए थे पूरे ऑल ओवर यूपी से, बनारस से मतलब कानपुर सब सारी जगह से। फिर उसमें जो है मैं जब सेलेक्ट हुआ था तो फिर मैं घर आया, पापा को बोला कि मेरा मतलब यही मुझे करना है। तो पापा बोले कि देख लो, पढ़ाई मेन होती है, बाद में ये सब करते रहना। मैंने बोला नहीं, करना तो यही है, जिद बना लिया था। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम्हारी मर्जी। फिर मैं बैक पैक किया और वहाँ पे पूछा भी था कि इसको अगर प्रोफेशनली करना है तो, जैसे कि मैं ऐसे नहीं करना चाह रहा था कि कोई भी एक शो करूँ और फिर उसी में रह के फिर वही घर बैठ जाऊँ, मुझे करना था इसको प्रोफेशनली। तो मैंने मतलब काफ़ी गाइडेंस लिया, 2-3 लोगों से मैंने बात करी। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो मुझे जानते हैं इंडस्ट्री में, तो मैंने उन लोगों से बात करी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि किसी एक अच्छे एजेंसी में जाओ, अपने आप को इनरोल करो, और वो मतलब अच्छा मतलब वो पैकेज भी दिलाता है तुम्हारे शूट वगैरह के। तो हमने बोला ठीक है, और मुझे सीखना था पहले। मैंने सोचा कि 1-2 साल दूंगा, पहले सीखूंगा फिर आगे कंटिन्यू करूँगा। तो फिर मैं दिल्ली चला आया। दिल्ली आने के बाद भी मतलब ऐसा कुछ ईजी नहीं था कि आते ही तुरंत कोई इंस्टीट्यूट मिल गया और मैं उसमें इनरोल कर गया। सर्च वगैरह करना पड़ा था बहुत ज़्यादा, और किसी पे भी विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप पैसे देने के लिए तो आप राज़ी हो, बट सामने वाला आपको लूटने के लिए बैठा हुआ है कि आओ मैं तुम्हें हीरो बना दूँ। एक दिन में, एक रात में आपको हीरो बनाने के लिए सब लोग बैठे हुए पूरे दिल्ली में। तो मैंने वहाँ पे क्या किया कि पहले तो सर्च वगैरह किया, फिर मुझे पता चला कि एक कोई एजेंसी है, मॉडलिंग एजेंसी, जो कि पैसे वगैरह नहीं लेती है। आपके अंदर अगर कैपेबिलिटी है तो वो खुद ही मतलब अपने तरफ आपको अपने वहाँ रखेगी और आपकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी वहाँ से, और आप शूट के लिए जाने लगेंगे। वो आपके शूट में से ही कुछ चार्जेस अपने पास रखती है, वही उनका मतलब फ़ायदा था। तो वो एजेंसी मुझे मिली, मैं उसमें गया, सीखने को मिला। वहाँ पे 2-3 शूट्स भी मुझे मिले थे। फिर उसके बाद वही कोविड आया और फिर मैं घर चला गया, और फिर इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि घर जाने के बाद फिर वही बॉडी पे उतना ध्यान ना देना और ये सब। तो फिर मैं मोटा वोटा हो गया। अभी फ़िलहाल तो आपको लग भी नहीं रहा होगा कि मॉडलिंग वाले इंडस्ट्री में मैं हूँगा या फिर।
और फिर वहाँ से मतलब घर पे जब बैठा रह गया, पूरे 1 साल तो घर पे ही था मैं। अच्छा। फिर पापा ने कहा कि कुछ ट्राई करो, मतलब इसके साइड बाय साइड मेरा यहाँ पे जब मैंने इनरोल कराया था मॉडलिंग में, तो उस टाइम पे मेरा बीएससी चलने लगा, मतलब मैं साइड से प्राइवेट में बीएससी डाल दिया था, तो मेरा बीएससी कंटिन्यू हो गया था। और उसके बाद वो पापा की ही मतलब पढ़ाई को पापा थोड़ा प्रायोरिटी पहले देते हैं, वो पढ़ाई को ही ऊपर रखते हैं, और मैं भी अब रखने लगा। वो पहले तो नहीं रखता था, अब लगता है कि हाँ पढ़ाई मेन है। तो क्योंकि उस टाइम पे मैं ऐसे था ना कि मुझे लगता था कि बस यही है, मॉडलिंग ही है, एक्टिंग ही है, जो भी है। श्री राम थिएटर में भी मैं जाता था, मतलब तीन मतलब मैंने प्ले करा है वहाँ पे। लेकिन उसके बाद फिर वही, जब एक बार आदमी नीचे चला जाता है फिर उठने में बड़ा मुश्किल होता है। फिर मैं वहाँ से घर गया। घर जाने के बाद फिर पापा ने बोला कि एसएससी वगैरह की एग्ज़ाम है, अगर 1-2 महीने जो मेहनत तुम वहाँ पे करते थे मॉडलिंग में तुम करो, मैं रोक नहीं रहा हूँ, बट तुम घर बैठ के तुम एक बार ट्राई करो कि कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम एक बार दे के देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला एक निकाल दूँ? तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, एक बार देखते हैं इसको भी करके। और उस टाइम पे मैंने हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ा भी लिए थे, तो फिर वो सब कटवाया। फिर रनिंग वनिंग जाता था थोड़ा बहुत, बट उसके बाद फिर एसएससी का पहला एग्ज़ाम मेरा आई थिंक अक्टूबर में मैंने फॉर्म भरा था, और अक्टूबर के बाद उसका नहीं अक्टूबर में नहीं सॉरी सितंबर में मैंने फॉर्म भरा था, उसका एग्ज़ाम था नवंबर में, एसएससी जीडी। तो पापा से मैंने बोला कि मतलब ये लगभग लग रहा है हो जाएगा, क्योंकि वो 10th का ही मतलब लगभग क्वेश्चन पूछता है, उसमें जीके जीएस मैथ और रीजनिंग रहता है। तो मैंने पापा को बोला कि ये हो जाएगा मुझे लग रहा है। तो बोले कि ठीक है, अगर इसको करना है तो अच्छे वे में करो, चले जाओ प्रयागराज। उनका एक थोड़ा सा ये चीज़ था कि उनको कैसे भी प्रयागराज मुझे भेजना था। जैसे एक सभी को पता है कि प्रयागराज सिटी ऐसा है कि उसको स्टडी हब माना जाता है। वहाँ पे जो भी जाता है वो पढ़ के कुछ ना कुछ बनता ही है, लाइक गवर्नमेंट जॉब। और हमारे वहाँ एक टिपिकल फैमिली मिडिल क्लास में ये है, सबकी थिंकिंग यही है कि गवर्नमेंट जॉब ही है जो सबसे बेस्ट। एग्जैक्टली। हाँ, तो मुझे वहाँ पे कैसे भी पापा का जो भी वो षड्यंत्र था, मुझे जहाँ तक पता है, तो उन्होंने जो है वहाँ मुझे शिफ्ट कर दिया। मैं वहाँ गया, वहाँ पे मेरी लगभग 2 महीने की तैयारी में एसएससी जीडी का मैं 7 नंबर से, पहला पेपर 7 नंबर से रह गया था जीडी में, और बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब प्रिपेयर भी नहीं था, भी मतलब नॉर्मल था। फिर एसएससी जीडी में मेरा 7 नंबर से रह गया था पहला वाला। उसके बाद मैं फिर पापा को बताया, पापा बोले कि देखो तुमने 2 महीने तैयारी किया, 7 नंबर से रहा है, थोड़ी और तैयारी कर दो, अगली बार आएगा निकल जाएगा। मैंने बोला ठीक है। फिर वहाँ पे 2-3 दोस्त मिले, जो मेरा एक तो दोस्त है जो बहुत पुराना है, मतलब मतलब एक जो स्कूलिंग टाइम पे वो मेरे साथ पढ़ा हुआ है। तो उसने बोला कि तुम एक काम करो, तुम्हारा मतलब मेरा थोड़ा ये जीएस बहुत ख़राब था उस टाइम, मैथ रीजनिंग तो भी थोड़ा कैलकुलेशन आदमी कर लेता है, बट जीएस वगैरह थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो मैंने कहा कि ऐसा क्या मतलब कौन सा इनरोल कराया जाए अपने आप को किस उसमें इंस्टीट्यूट में जहाँ पे वो जीके ऐसा पढ़ा दे कि हमारा जीके मतलब ऐसा हो जाए कि एसएससी निकल जाएगा। तो उसने बताया कि क्योंकि उसका छोटा भाई वो यूपीएससी की तैयारी करता था, तो मैंने उससे बोला, तो उससे जब बात मैं करता था तो उसका जीके बहुत मतलब अच्छा था, उससे बात करने में लगता था। जब भी हम कभी बात करते थे या फिर किसी टॉपिक पे मतलब अपने एक चीज़ों को शेयर करते थे, तो उसका जो आउटकम था वो बड़ा सॉलिड था। तो मैंने सोचा कि ये जहाँ पढ़ता है यही पढ़ता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ कि यहाँ से जीएस पढ़ता हूँ और यहाँ से अपना कंप्लीट करके अगले साल मतलब जीडी फिर दोबारा दे दूँगा। मैं चला गया उसके साथ यूपीएससी के उसमें। तो फिर वहाँ मैं गया, इनरोल कराया, और फिर मेरा जीके का मतलब पूरा प्रिपरेशन चलने लगा। फिर घर पे आता था अपना मैथ रीजनिंग, और वहाँ पे जीके का प्रिपरेशन चलने लगा। फिर उसके बाद अगले साल वो आया एसएससी जीडी, वो मेरा क्रैक हो गया, मतलब उसके अगले साल वाला मेरा क्रैक हो गया। लेकिन उसमें रनिंग वनिंग में मैं नहीं गया, क्योंकि फिर पापा को मैंने बताया, पापा बोले कि अब तुम जीडी निकल गया है, थोड़ी और प्रिपरेशन करो अच्छी चीज़ की, क्योंकि जीडी रैंक पे मतलब काफ़ी अच्छा होता है, वो शोल्डर मतलब रैंक पे होता है, बट वो होता जनरल वाला ही है। तो उस पे लोग बताए कि मतलब तुम अभी कोशिश करो, तुम्हारे से बहुत मतलब और भी हो सकती है, जैसे यूपीपीसीएस की, यूपीएससी और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैंने बोला ठीक है। फिर उस साल मेरा बीएससी कंप्लीट हो गया। फिर मैंने बीएड में एनरोल कराया, मतलब टीचिंग लाइन में। साइड से मैंने बीटेक करा। बीटेक के टाइम पे मतलब ये टेट वेट का थोड़ा ध्यान पे था कि हाँ टेट निकल जाएगा तो टीचर के लिए थोड़ा मतलब एक सिक्योर हो जाएगा, और दिमाग में ये था, अभी भी है, कि कभी ना कभी मॉडलिंग करनी है। अब तो शायद पता नहीं प्रोफेशन अगर आगे कभी मतलब साथ दिया तो। बट उसके बाद फिर क्या हुआ वहाँ पे कि मैंने इनरोल करा लिया बीएड में, और उसके बाद मेरा वो प्रिपरेशन चलने लगा। और फिर मैंने सेकेंड ईयर में मतलब वहाँ रहते रहते दूसरा साल हो गया था। दूसरे साल मैंने यूपीपीसीएस दिया था। यूपीपीसीएस में मेरा 60 नंबर से रह गया था। 60 मतलब लाइक बहुत बड़ा वो है।
तो फिर मुझे लग गया कि मुश्किल है, अभी नहीं हो पाएगा। और इस वे में मतलब ये जो समय जा रहा था, इसमें एज भी बहुत तेज़ मेरा भाग रहा था। तो मुझे लगा कि मेरे पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, जैसे किसी के पास बीटेक है वो भी 20-25-30 तक का जॉब कर लेगा, कहीं भी कर लेगा। मेरे पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं थी कि मैं कहीं भी जाऊँ और बोल दूँ कि हाँ मुझे जॉब चाहिए और वो मिल जाए। तो बैकअप में मेरे पास ये बचा था कि मैं अब यहाँ से एमबीए के लिए कुछ करता हूँ। वो भी एमबीए ऐसे आया दिमाग में कि वहाँ पे एक इकोनॉमिक के टीचर थे जहाँ पे मैं यूपीएससी की तैयारी करता था। तो उन्होंने इकोनॉमिक ऐसे वे में पढ़ाया था जो कि मुझे उस टाइम पे पता चला कि जो फाइनेंशियल टर्म्स हैं, जो इकोनॉमिकल लोग हैं, जो इकोनॉमिकल सेक्टर है, वो आने वाले समय में या फिर अभी भी वो ऐसा है कि वही बैकबोन है पूरे कंट्री का कह लो या फिर कहीं का भी, वो बैकबोन है, वही देखता है पूरा स्टेटमेंट कितना जा रहा है, कितना क्या, मतलब सब कुछ। तो मुझे लगा कि अगर इकोनॉमिक्स से अगर एमएससी कर लिया जाए या फिर एमए कर लिया जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा होगा और इससे जॉब भी मिल जाता है, मतलब पीएनबी में या फिर एसबीआई वगैरह में वो अलग से एक वैकेंसी आती है जो केवल मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स या फिर एमबीए मांगती है। तो मैंने कहा ठीक है, इसको देखते हैं। उसी से मैंने फिर पापा को बताया कि एमएससी इकोनॉमिक्स कर सकते हैं क्या, या फिर इससे रिलेटेड जो कि बैंक में भी, मतलब प्राइवेट बैंक भी ले लेगा या फिर गवर्नमेंट बैंक। तो पापा ने कहा अगर बैंकिंग में जाना है तो फिर एमबीए कर लो। मैंने बोला एमबीए बैंकिंग के लिए थोड़ी होता है। तो कह रहे हैं कि नहीं एक बार ट्राई करो, शायद मतलब अगर उसमें तुम्हारा एमबीए में एनरोल हो जाए तो उसमें करो और उसके साथ साथ अपनी ये वाली तैयारी भी चलते रहना। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने एमबीए के लिए कॉलेज वगैरह सर्च किया और अभी कैसा चल रहा है एमबीए, मतलब कौन से ईयर में हो आप? मेरा 3rd सेमेस्टर है। और कैसा रहा पूरा फर्स्ट ईयर? बहुत अच्छा प्रोफेसर्स यहाँ के मतलब बहुत अच्छे हैं और हेल्पफुल भी हैं। तो उनसे मेरी काफ़ी मतलब अभी भी जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के प्रोफेसर मेरे अभी तक मेरे से मतलब वो है कनेक्टेड है और उन लोग जब भी मिलते हैं मतलब थ्रू आउट द कैंपस तो वो लोग काफ़ी बोलते हैं कि हाँ तो अब कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एमबीए में यहाँ इनरोल कराया और अब तो वो जो यूपीएससी का तैयारी या फिर जो भी मेरा गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन है वो अभी रुका हुआ है, उसको मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ और फिर ये स्टार्ट हो गया एमबीए। तो एमबीए में फर्स्ट सेमेस्टर गया, सेकंड सेमेस्टर दिस इज माय क्या क्या सीखा फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में? फर्स्ट सेमेस्टर में मैं अगर अच्छे से बताऊँ तो मैं पूरे एमबीए में मैं अभी तक मार्केटिंग से ही रिलेटेड बस, मतलब मुझे अगर ध्यान में बताऊँ तो एक बिग डाटा हुआ, बिजनेस एनालिटिक एंड मार्केटिंग, ये मेरे दिमाग पे हमेशा फोकस में रहता है क्योंकि मैं इसमें भी स्पेशलाइजेशन मेरा बिजनेस एनालिटिक एंड मार्केटिंग है। तो मेरा मेनली फोकस इसी पे रहता है और यही मेरा शुरू से अभी तक, मैं अगर कोई बोले कि तुमने एमबीए में क्या सीखा है तो मैंने मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट मैं पढ़ा सकता हूँ किसी को मार्केटिंग अच्छे से, जिसमें मतलब बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं एससीपी वगैरह, वो मेरा एकदम मास्टर्स है उस पर मार्केटिंग। एंड इसके अलावा ये बिजनेस एनालिटिक में जो डैशबोर्ड तक का जो प्रोसेस होता है, एक्सेल से डैशबोर्ड मतलब जो डाटा वगैरह उठाना, वहाँ तक का सारा जो भी है वो मेरा एकदम क्लियर है। और अगर इन फ्यूचर अगर कहा जाए तो मैं अपने आप को मतलब देख सकता हूँ मतलब कि टीचिंग लाइन में या फिर या बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स और लाइंस नहीं हो गई? टीचिंग, मॉडलिंग, गवर्नमेंट जॉब। तो अभी मॉडलिंग वगैरह का तो मेरा ये है कि वो एक प्रोफेशन था, कुछ टाइम तक के लिए एक जिद बनी थी कि नहीं करना है। बट अब अगर मैं बताऊं तो मैं किसी को सलाह भी नहीं दूंगा उन सब चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें कोई फंस जाता है। एक बार अगर फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। मैं फंसा नहीं था क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को फंसते हुए देखा था कि वो गए और वो फिर उनके साथ कुछ ब्लैकमेलिंग या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें फिर एक बार बंदा अगर फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो काफ़ी सही समय पे लॉकडाउन आया, मतलब एक तो लॉकडाउन काफ़ी लोगों के लिए ख़राब भी था, मेरे लिए भी ख़राब था, लेकिन वो काफ़ी मेरे लिए मतलब एक तरह से अच्छा भी था कि मैं वहाँ से फिर घर गया और आज मैं मतलब अगर एमबीए कर रहा हूँ और अगर इसरो तक की जर्नी मेरी हुई है, मतलब जो ऑल इंडिया टेक्निकल कॉन्फ्रेंस में मेरा रिव्यू पेपर, तो ये सब मतलब काइंड ऑफ मेरे लिए अच्छा ही है। कि पापा क्या करते हैं? पापा टीचर है। बहुत ही ज़्यादा वो काम नहीं रहे आपकी पूरी जर्नी में? बहुत ज़्यादा। उन्होंने कभी प्रेशराइज नहीं किया कि नहीं तुम्हें यही करना है, कभी कोई दबाव नहीं है उनकी तरफ से और आई एम ब्लेस्ड कि वो है उनकी वजह से ही आपको फिर वो टीचिंग लाइन में भी जाना है अब। हाँ। तो अब एमबीए के बाद का क्या प्लान है? एमबीए के बाद मेरा अभी फ़िलहाल तो मतलब मुझे कॉर्पोरेट में जाना है। कॉर्पोरेट में मुझे पहले सीखना है कि कैसे कंपनी चलती है, कैसे उसको मतलब उसका जो भी उसको ग्रोथ कैसे होता है, मतलब जो भी उसमें काम वगैरह है वो पहले मुझे सीखना है। सीखने के बाद मैं 5 साल बाद या 6 साल बाद मैं अपने आप को देखूंगा कि या तो अपनी खुद की कंपनी तो नहीं, बट हाँ कह सकते हैं कि खुद की कंपनी, या फिर इसके अलावा टीचिंग में भी अगर जा पाऊँ, अगर इनरोल कर लूँ अगर पीएचडी वगैरह जेआरएफ के लिए तो। जैसे कि रिसर्च पेपर मेरा ये सेलेक्ट हुआ, ये जैसे मैं सोचा नहीं था कि रिसर्च पेपर कभी मैं लिखूंगा सेलेक्ट होगा।
अब ये सेलेक्ट हो गया है तो अंदर से एक और वो कॉन्फिडेंस हाँ टाइप ऑफ आ गया। बिल्डअप हुआ है कि मैं अब जो है रिसर्च पेपर अगर मैंने लिख लिया, जैसे कि मैंने हाल ही में अभी सुना, मेरे एनालिटिक्स के एक प्रोफेसर हैं, आप जानते होंगे, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र दहिया। तो उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आप मुझे ये जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने बताया था कि अगर आप रिसर्च पेपर लिखते हो और आपका रिसर्च पेपर एक भी पब्लिश हो जाता है, आपको जरूरत नहीं है अपने नेट जेआरएफ निकालो या फिर आप किसी भी पीएचडी में एनरोल करो, आप बस एक रिसर्च पेपर लिखो, जो कि सभी मास्टर्स के जो लड़के हैं या फिर मास्टर्स में जो भी होता है वो लिखता है, बैचलर्स में हो मास्टर्स में हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर एक रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाता है तो आप कहीं भी गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो आपको कभी बुला लेगी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब जा सकते हो कि रिसर्च पेपर भी। और ये बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि सभी लोग नेट जेआरएफ करते हैं और लोग उसी की तैयारी करने में लगे होता है। बट अगर आप पहले ही रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट कर देते हो, उसको समझते हो कि रिसर्च पेपर में क्या करना है और रिसर्च पेपर कैसे लिखना है, पहले वो अगर आप समझ लेते हो और लिखना स्टार्ट कर देते हो, थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार कोई अगर एक टॉपिक आपने सर्च कर लिया, जैसे मान लो कि मैंने कंज्यूमर बिहेवियर मार्केटिंग का स्टार्ट कर दिया कि इस पे मुझे रिसर्च पेपर लिखना है, तो इस पे अगर मैं रिसर्च पेपर लिखना चाहता हूँ तो इसके पहले कम से कम 50 इस पे रिसर्च पेपर लिखे होंगे बहुत सारे प्रोफेसर्स के द्वारा। आईएम के प्रोफेसर, बहुत सारे पोर्टल्स भी हैं जिस पे हम सर्च करके देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोफेसर्स क्या क्या उसमें लिखे हैं और कहाँ पे गैप है, मतलब कहाँ पे हम अपनी आइडिया डाल सकते हैं। वो आपका रिसर्च है, मतलब आपने जो पहले का सर्च करके लिखा हुआ पेपर है उसमें आप अपना रिसर्च डालते हो, मतलब एक छोटा सा ही टॉपिक डालोगे लेकिन डालोगे और वो आपका हो जाएगा। तो अतुल, आपने बताया था कि आपकी फिजिक्स और मैथ्स वीक है, फिर एमबीए में थोड़ा बहुत तो आता होगा। नहीं, स्टैटिक्स था और उतना नहीं, तो मेरा उतना वीक नहीं था। मैं फिर बता दे रहा हूँ, मेरा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये 2-3 टॉपिक थे। जैसे कि जैकोबियन आपने एक टर्म सुना होगा, वो बीटेक में आता है, मैं उससे हाथ जोड़ता हूँ, मैं अभी भी हाथ जोड़ता हूँ, वो मुझसे नहीं होता है। और वो सारी चीज़ें बहुत टफ पड़ी थी मुझे उस दौरान, क्योंकि वो जब प्रोफेसर पढ़ाते थे मैं मतलब बस देखता रह जाता था, बोर्ड पूरे भर जाते थे। तो बहुत ज़्यादा मतलब वो तो एक संघर्ष में था कि मैं कैसे भी निकल गया और वहाँ से मतलब ड्रॉप आउट किया। 4th सेमेस्टर में क्या प्लान है, क्या करोगे 4th सेमेस्टर में? कोई और इंटर्नशिप कर रहे हो अभी या कैसे? अभी फ़िलहाल तो मैं मतलब नमस्कार फाउंडेशन में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ फ़िलहाल, और उसके अलावा मैं अभी जॉब सर्च कर रहा हूँ। और अगर कैंपस में अभी मैंने बैठा नहीं है एक भी प्लेसमेंट में, बट अब सोच रहा हूँ कि अगर कंपनी आती है तो आई विल ट्राई। मॉम डैड अब क्या कहते हैं अब इतना सारी चीज़ों के बाद? वही उनका बस ये कहना है कि तुम कुछ भी करो, मतलब जैसे जॉब लो और पहले स्टेबल हो जाओ, उसके बाद तुमको अपनी वाली जो करनी है करना, बट पहले स्टेबल हो जाओ, क्योंकि काफ़ी तुम दौड़ लिए, भाग लिए इधर से उधर, कोई भी अभी तक तुम्हारा दिखा नहीं। क्योंकि मॉडलिंग में मैं गया, वहाँ से ड्रॉप आउट, बीटेक गया, वो ड्रॉप आउट, तो काफ़ी मेरा भी बैकग्राउंड मतलब मेरे अकॉर्डिंग अभी सही नहीं है। और मतलब क्या ही, मैं तो मुझे लगता है कि मैं पॉडकास्ट मतलब क्या ही दूँ, क्या ही बताऊँगा इसमें, क्योंकि इतना फेलियर रहा हूँ। जैसे कि घर से मतलब जब मैं निकला यहाँ पे मॉडलिंग के लिए आया, तो यहाँ पे आने के बाद वो भी एक जिद थी, घर वाले बोले ठीक है चले जाओ करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ आया, फिर उसके बाद यहाँ से भी फेलियर, फिर घर चला गया, घर पे जाने के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करने गया, वहाँ से फिर घर चला आया। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मॉडलिंग ने मुझे दिया कि मैं कैसे कॉन्फिडेंस रह सकता हूँ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डाल सकता हूँ, कैसे रैंप पे अकेले चलना, मतलब वो ऐसे होता है कि भीड़ होती है एक अच्छी खासी और आप रैंप पे चलते हो, तो वो एक अलग से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं हूँ, मतलब मेरा होना, मतलब लगता है कि हाँ आपका एक प्रेजेंस है वहाँ पे। सेकंड, जब मैं यूपीएससी में गया तो वहाँ से मुझे ये पता चलता है, वहाँ मुझे बहुत कामनेस पता चलता है कि तैयारी बहुत आराम से होती है, बहुत मतलब घबराना नहीं है किसी भी चीज़ों को लेके। तो तब से ये दोनों चीज़ें, मतलब ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ से सीखा हूँ और वही चीज़ मेरे साथ अभी भी चलती है, कंटिन्यू मतलब अभी है। ठीक है, क्या एडवाइस वगैरह आप देना चाहोगे अपकमिंग लोगों को जो शायद अपनी लाइफ और करियर को लेके कंफ्यूज है, जैसे आप भी थे और अलग अलग डोमेन्स में जा रहे थे? तो क्या मतलब क्या एक किसी डोमेन को चूज करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए? जैसे शायद आपने मॉडलिंग में नहीं करी थी, शायद आपके पापा ने बता दिया था पेपर है यूपीएससी का कर लिया, शायद आप एमबीए में भी ऐसे ही आ गए हैं ना? नहीं। अच्छा, एमबीए में मैं सोच के आया हूँ काफ़ी, और इसके पहले क्योंकि होता क्या है ना, आप 2-3 जगह से जब धक्का खा लेते हो तो उसके बाद आपका आँख खुल जाता है कि अब नहीं, अब जो है खुद से चूज़ करना है, खुद से जाना है और उसमें कुछ करके ही निकलना है। तो ये क्या हुआ था, ये जैसे घर वालों का क्या था ना, उन्होंने कभी रोका नहीं किसी चीज़ के लिए। अगर वो बोलते कि नहीं बीटेक ड्रॉप आउट नहीं करना है, तो शायद मैं बीटेक कर रहा होता, या फिर बीटेक करने के बाद फिर मैं हो सकता था कि कहीं भी जॉब इसमें कर रहा होता। एग्जैक्टली। तो ये भी है कि घर वाले, मतलब मेरे जो फैमिली है वो इतनी सपोर्टिव है, इतनी सपोर्टिव कि उन्होंने कभी रोका ही नहीं किसी चीज़ के लिए। मैं वहाँ से बीटेक ड्रॉप आउट किया, ठीक है कर लो,
मॉडलिंग में गया, मॉडलिंग से भी नहीं गया तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम यूपीएससी की तैयारी करो। यूपीएससी नहीं हुआ कोई बात नहीं, तुम अगर एमबीए करना, एमबीए इज मतलब वो मेरा चॉइस, मॉडलिंग मेरा चॉइस है, ये दोनों मेरा चॉइस था। अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो शायद हो सकता था कि मैं मतलब 2-3 मतलब मुझे प्रोजेक्ट ऐसे मिले थे कुछ, एक तो वो मिला था मुझे सीरियल था, वो अभी मतलब उसका नाम वगैरह उस टाइम पे भी पता नहीं चलता है, बट आप जब ऑडिशन देते हो तो उसमें क्या होता है ना कि सीरियल के नाम आपको नहीं बताते हैं, आपका ऑडिशन होता है, ऑडिशन में जो है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद जब आपको बुलाया जाता है सेट पे, वहाँ आपको धीरे धीरे मतलब वो सारे एग्रीमेंट वगैरह होते हैं और उसमें आपको पता चलता है कि ये एक्चुअली में आपका रोल क्या है उसमें। तो वो सब नहीं पता था मुझे, उसके पहले ही मेरा एक सिलेक्शन हो गया था, बट फिर वो ऑडिशन वहीं मुंबई में भी हुआ था और वहाँ पे कोई और एक लड़का हुआ था वहाँ पे। वो जो लड़का हुआ था उसको मैं 2 साल से फॉलो करता था मॉडलिंग इंडस्ट्री में, वो काफ़ी मतलब हाइक पे है अभी भी, तो वो मेरे जगह पे हुआ था वहाँ। क्या एडवाइस देना चाहोगे आप लोगों को जो अपने करियर्स में मतलब अनस्टेबल है, चूज नहीं कर पा रहे पाथ? यही कि पहले रिसर्च कीजिए, पहले अगर आप जैसे 12th है और 12th के बाद आपको अगर बीटेक करना है तो बीटेक कहाँ लेके जा रहा है, हाँ जी, कहाँ पे मतलब पहले एंड गोल क्या है? हाँ एंड गोल क्या है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा भीड़ मैं अगर देखूँ डिग्री में तो बीटेक में है, सभी बीटेक करने के लिए तैयार है, बट इधर भी देखना है कि हाँ बीटेक करने के बाद क्या हो रहा है, लोग अपनी चीज़ों को पा रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है, वो चीज़ों पे भी ध्यान दें। और जो भी उनके पैशन है, पैशन को भी फॉलो करें, बट पैशन को फॉलो करने से पहले उस पर बहुत अच्छे से बैठ के रिसर्च करें कि उसमें काफ़ी लोग फंसे हैं नहीं फंसे हैं, चीज़ें अच्छी हैं या नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ का देख के चलना चाहिए। पॉजिटिव और केवल पॉजिटिव अगर आप लेके चलते हैं तो एक बार अगर आप गिरेंगे तो फिर उठना मुश्किल है, क्योंकि सबकी फैमिली मेरे जैसी नहीं मिलती है। एग्जैक्टली, और मैं काफ़ी ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ के लिए। ट्रस्ट भी नहीं करते फैमिली मेंबर्स, हाँ, और खुद भी सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है जब इतनी चीज़ों से हट जाए ना। बिल्कुल। फिर मैं एक बार और थोड़ा सा ये हुआ था दिमाग, क्योंकि जब मैं यहाँ एमबीए में एनरोल किया तो मुझे इसके बारे में पता चला था और उस टाइम मैं पॉडकास्ट बहुत देखता था, तो फिर मुझे लगा था कि यहाँ पे भी कुछ किया जा सकता है, क्योंकि एमबीए के दौरान काफ़ी यहाँ पे क्या है ना कि ऐसा करिकुलम है यहाँ पढ़ाने का, मैं बोलता हूँ गलगोटिया सबसे बेस्ट है यहाँ थ्रू आउट पूरे नोएडा में। मुझे सब जगह का तो टाइम टेबल नहीं पता है, बट यहाँ का ऐसा है ना कि आप यहाँ पढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो अपने पैशन के साथ। अगर आप पैशनेट हो किसी चीज़ को लेके तो वो फॉलो कर सकते हो, वरना अगर पढ़ाई से रिलेटेड पैशनेट हो कि रिसर्च पेपर लिखना है वो आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही कर सकते हो। बट होता क्या है ना, उस टाइम दिमाग में नहीं आता है कि हम करें क्या, फ्री टाइम होता है हम एंजॉय करते हैं, रूम पे बैठे रहते हैं और फिर अगले दिन क्लास करते हैं, बीच में 3-3 दिन का तो गैप है गलगोटिया में। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट हैं उनको यूटिलाइज करना चाहिए उस समय। एग्जैक्टली, वो हम भी नहीं कर पाए, मैं भी नहीं कर पाया, मैं ये सोचता रह गया कि अरे कल क्लास है तो आज रुकते हैं, आज आराम करते हैं, कल की क्लास में जाएंगे और उसके बाद पढ़ के फिर प्रेजेंटेशन के दौरान भी यही होता है कि हम एक दिन पहले प्रिपरेशन करते हैं, फिर हो सकता है आधे घंटे पहले प्रिपरेशन करते हैं, पीपीटी कोई और बना रहा है, प्रेजेंट कोई और कर रहा है, उसी में कोई एक लड़का है जो थोड़ा सा अच्छा कम्युनिकेशन उसका है तो वो अच्छे से बोल गया तो उसका नंबर ज़्यादा है, जबकि उसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है ना पीपीटी में ना प्रेजेंटेशन। तो होती हैं चीज़ें। बहुत अच्छा लगा यार अतुल आपसे बात करके, इतने टाइम बाद हमारा सेशन हुआ, आपकी पूरी जर्नी जानी, मैं बहुत एक्साइटेड था इस पॉडकास्ट को लेकर। थैंक यू सो मच भाई आने के लिए।